नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोक प्रशासन से महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों के आधार पर जो बार बार पूछे गए हैं उन प्रश्नों का ये सिलसिला अब प्रारंभ कर रहा हूं, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और आप लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको रिवीजन के लिए आवश्यक होगी और वे सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। दोस्तों, लोक प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और यहाँ देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न अक्सर लोक प्रशासन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लोक प्रशासन से संबंधित हमारे यहाँ एजुकेशन थोड़ा कम है। इस कारण से कोई भी यूनिवर्सिटी में लगभग झारखंड की तो नहीं पढ़ाई जाती है। तो यहाँ हम लोग प्रश्नोत्तर के आधार पर देख लेते हैं वन लाइनर टाइप से कि क्या क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, लोक प्रशासन में यह पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो यह दोस्तों देख रहे हैं कि लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। प्रशासन मुख्यतः एक संस्कृत भाषा की शब्द है। अभी ये ध्यान देंगे कि प्रशासन शब्द जो है मुख्यतः एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से उत्पन्न हुआ। यानी कि प्रशासन जो है यह तो संस्कृत भाषा की शब्द है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका नाम जो है उत्पन्न हुआ है लैटिन भाषा से। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उत्कृष्ट रीति से कार्य करना, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का तात्पर्य हो गया आपका उत्कृष्ट रीति से कार्य करना, यानी कि अच्छे से प्रदर्शन करना, बढ़िया से काम करना। नेक्स्ट है कि प्रशासन शब्द की परिभाषा वांछनीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु माननीय एवं भौतिक संसाधनों को संगठित एवं निर्देशित करना है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी जो दोस्तों जॉन एम फिफनर और बेंस प्रेस्थस ने। तो आप लोग देख रहे हैं कि जेम्स ऑन फिफनर एंड आर बेंस प्रेस्थस ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट दोस्तों जानते हैं प्रशासन का कार्यक्षेत्र तथा कार्य व्यापार का क्षेत्र यह राजनीतिक का जल्दीबाजी तकरार से अलग है। यह वक्तव्य किसका है? तो यह वुड्रो विल्सन का है। यानी कि प्रशासन का कार्य व्यापार के क्षेत्र से है, यह राजनीतिक का जल्दीबाजी तकरार से अलग है। यह वक्तव्य किसका है? तो वुड्रो विल्सन का। नेक्स्ट है प्रशासन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित संगठन एवं मनुष्य तथा वस्तुओं का प्रयोग है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो मैकनी ने। यह परिभाषा किसने दिया है? तो मैकनी ने। प्रशासन किसी भिन्न उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया निश्चित कार्य है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यह F.M. मार्क्स ने दी है। एक बार फिर से देख लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा का शब्द है, प्रशासन मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से उत्पन्न हुआ है। इसका क्या कार्य है? तो उत्कृष्ट रीति से कार्य करना। इसका तात्पर्य है उत्कृष्ट रीति से कार्य करना। प्रशासन शब्द की परिभाषा जो है अलग अलग लोगों ने दिया है। तो इसमें जो परिभाषा है वांछनीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु माननीय एवं भौतिक संसाधनों को संगठित एवं निर्देशित करना, यह परिभाषा दी है जॉन एम फिफनार एंड बेंस प्रेस्थस ने। नेक्स्ट है कि प्रशासन का क्षेत्र कार्य व्यापार का क्षेत्र है, यह राजनीति का जल्दीबाजी तकरार से अलग है। यह परिभाषा किसकी है? तो वुड्रो विल्सन की। प्रशासन उद्देश्य प्राप्ति के लिए स्थापित संगठन एवं मनुष्य तथा वस्तुओं का प्रयोग है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो मैकननी ने। प्रशासन भी भिन्न उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया निश्चित कार्य है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यह है F.M. मार्क्स ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि क्या है। नेक्स्ट सार संग्रह में आप लोगों के लिए है कि लोक प्रशासन के विषय के रूप में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ, यानी कि कौन सा देश ऐसा है जो लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में प्रारंभ किया। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप या भाषा के लोक प्रशासन शब्द का प्रचलन राजा के सार्वजनिक एवं निजी
कार्यों को पृथक के संदर्भ में हुआ, यानी कि राज्य चलाना और उनके जो अपने काम है और प्रशासनिक काम है, दोनों के बीच में भिन्नता के आधार पर यह पृथक्करण के संदर्भ में लोक प्रशासन का उदय हुआ माना जाता है। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में इसके क्षेत्र को लेकर मतों में बहुत भिन्नता है, यानी कि अलग अलग जो विद्वान हैं इसके लिए अलग अलग मत देते हैं। तो इसमें कुछ विभिन्न मतों को देख लेते हैं। तो संकुचित दृष्टिकोण वाले जो मत दिए हैं उन्होंने क्या कहा, तो इसके लिए सरोकार प्रशासन की मात्र कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित रखा है। यानी कि संकुचित दृष्टिकोण वाले जो थे उन्होंने लोक प्रशासन को मात्र प्रशासन के प्रशासन में जो कार्यपालिका शाखा है वहीं तक सीमित रखा है। और इसके प्रबल समर्थक के रूप में किसे जाने जाते हैं, ये पूछा जाता है दोस्तों। साइमन पर्सी मैक्सवेल तथा लूथर गुलिक किसका, संकुचित दृष्टिकोण का जो समर्थक है उसमें साइमन पर्सी मैक्सवेल लूथर और गुलिक है, इस मत के प्रबल समर्थक हैं। व्यापक दृष्टिकोण में कौन है, व्यापक दृष्टिकोण में लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से संबंधित है। यानी कि व्यापक दृष्टिकोण व्यापक है और इसे मानने वाले जो है, इसके जो समर्थक हैं वे हैं बिलोबी, वाइट, निग्रो, एफ.एम. मार्क्स, फिफ्नर। ये लोग जो है व्यापक दृष्टिकोण को समर्थक करते हैं। अब पोस्टकॉर दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण भी दो कारणों से प्रकट हुआ है। इसमें क्या है, प्रबंधकीय विद्वानों द्वारा प्रशासन को प्रबंध माना गया। ये लोग बोले कि प्रशासन वैसी चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बल्कि प्रशासन एक प्रकार का मैनेजमेंट है, यानी कि प्रबंध है, और एक सार्वभौमिक विज्ञान की संकल्पना भी इसे माना गया। तो इसका सर्वप्रथम कौन था इस सिद्धांत पर, पोस्टकॉर्प के सिद्धांत पर चलने वाले, तो सर्वप्रथम पोस्टकॉर्प का सिद्धांत देने वाले थे लूथर गुलिक। के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। लूथर गुलिक हमेशा याद रखेंगे, पोस्टकॉर्प का जो गतिविधियां हैं उससे सम्मिलित है, यानी कि लूथर गुलिक के बारे में यहाँ पर बात होगी। नेक्स्ट है पॉकॉक का दृष्टिकोण क्या था, तो हेनरी फ्योल ने इसका प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण वाले क्या कहते हैं, इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आदर्शवादी दृष्टिकोण भी इसे कहते हैं। और आदर्शवादी दृष्टिकोण में जो इसके समर्थक हैं वह है डोर, मार्शल तथा एल डी वाइट। ये लोग लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण को मानते हैं, इसे ही आदर्शवादी दृष्टिकोण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण को ही आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। और इसे समर्थन जो है मुख्य रूप से डोर, मार्शल और एल डी वाइट है। यानी कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एल डी वाइट किस प्रकार के लोक प्रशासन का समर्थक है, तो वह होगा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के। नेक्स्ट, इसका समर्थन मानने वाले राज्य और प्रशासन के मध्य भेद नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही लक्ष्य और क्या होता है, जन कल्याण। यानी कि इनके जो लोग हैं, यानी कि खास करके एल डी वाइट, इनका क्या मानना है कि राज्य और प्रशासन दोनों अलग नहीं है, बल्कि दोनों का ही कार्य क्या है, लोगों का कल्याण करना। नेक्स्ट है लोक प्रशासन मूल्य से संबंधित है, यह किसने कहा है, तो लोक नीति के क्रियान्वयन से संबंधित है। आपका लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण होता है। और लोक कल्याणकारी उद्देश्य एवं लोकतंत्र के फैलाव, इन दोनों बातों पर लोक प्रशासन के कार्यों में भारी वृद्धि हुई है इधर हाल फिलहाल में। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि लोक प्रशासन को कला कौन मानता है, यानी कि विभिन्न विषयों के साथ जो सामंजस्य किया गया है इसके आधार पर लोक प्रशासन को कला मानने वाले कौन है, तो लोक प्रशासन को कला मानते हैं E.N. ग्लेडन ने। क्यों मानते हैं कला, ये देख ले। लोक प्रशासन का व्यक्तिगत प्रशासन में से उत्तरदायित्व का भेद दर्शक का तत्व है, इसलिए E.N. ग्लेडन ने लोक प्रशासन को बहुरूपिया कहा है। यानी कि लोक प्रशासन का एक रूप नहीं है, कई रूप है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन की अंतिम परीक्षा क्या है, तो लोक प्रशासन की अंतिम परीक्षा है मानव कल्याण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाए, यानी एक प्रकार का कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को यहाँ पर भी दर्शाया जाता है। यानी कि मानव कल्याण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने की प्रक्रिया लोक प्रशासन की अंतिम परीक्षा बोलिए या अंतिम सोपान बोलिए। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम कौन सा है, तो दार्शनिक उपागम सबसे प्राचीनतम उपागम है। चलिए देख लेते हैं दार्शनिक उपागम के बारे में। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ भारी है। दार्शनिक उपागम के तहत क्या क्या कहा जाता है, तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक पुस्तकों एवं धर्म ग्रंथों में भी शासन के बारे में उल्लेख किया गया है।
यहाँ पर भारत में देखेंगे तो जातक कथाएं, महाभारत का शांति पर्व, पाणिनि का अष्टाध्यायी, ऐतरेय ब्राह्मण, शुक्राचार्य का नीतिशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में भी शासन के बारे में उल्लेख किया गया, यानी कि यह दार्शनिक उपागम है। नेक्स्ट क्या है आप लोग देखेंगे, लोक प्रशासन कानून को विस्तृत एवं प्रबंध रूप में क्रियान्वयन करने का नाम है। यह परिभाषा किसने बोला है लोक प्रशासन के बारे में? तो वुड्रो विल्सन। और वुड्रो विल्सन कौन है? तो अमेरिकी प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्हें जाना जाता है। बहुत सारे सुधार इन्होंने किए हैं। लोक प्रशासन का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है एल.डी. व्हाइट ने। तो सभी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन विधि का विस्तृत एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन है। यह क्या किसने कहा है? तो यह कहा है वुड्रो विल्सन ने। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का एक सटीक उत्तर जानना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी के आधार पर प्रत्येक प्रश्नों को जानना भी जरूरी है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है मोहित भट्टाचार्य ने। मोहित भट्टाचार्य का कहना है कि लोक प्रशासन वैसे आम प्रशासन नहीं है, बल्कि एक प्रकार का सरकारी प्रशासन है। और सरकारी प्रशासन होने का फायदा भी है, क्योंकि सरकार कभी भी लोक कल्याणकारी से अलग तो नहीं सोच सकती है अभी वर्तमान परिदृश्य में। नेक्स्ट है लोक प्रशासन एक विज्ञान होने का दावा को किसने चुनौती दी है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है? तो ये है रॉबर्ट डहल ने। रॉबर्ट डहल ने कहा कि लोक प्रशासन किसी भी प्रकार से साइंस नहीं हो सकती है, क्योंकि यह साइंस नहीं है। लेकिन इसे बहुत सारे और विद्वान हैं जिन्होंने माना है कि लोक प्रशासन साइंस भी है। इसी प्रकार से जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा तो इसे विज्ञान बनाने का दावा केवल आधारहीन है। यह बात किसने कही है? तो यह बात कही है रॉबर्ट डहल ने। अब लोक प्रशासन के संबंध में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सरकार की कार्यकारी शाखा से है लोक प्रशासन का संबंध। कहाँ से है? सरकार की कार्यकारी शाखा से, प्रशासकीय प्रक्रिया से है और नौकरशाही व उनकी गतिविधियों से है। कहा जाता है कि जनसाधारण भाषा में लोक प्रशासन के अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो कि केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित की जाती है। यह कहा है हर्बर्ट साइमन ने। क्या कहा है? कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित होता है। यानी कि हर्बर्ट साइमन का मानना सिर्फ उतना ही है कि कार्यपालिका तक ही यह सीमित है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर देखा था हर्बर्ट साइमन संकुचित दृष्टिकोण वाले हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए आता है कि लोक प्रशासन के विषय में बौद्धिक विकास की समीक्षा के लिए किसने बिंदु पथ और केंद्रीय बिंदु के प्रत्यय का प्रयोग किया है? यानी कि बिंदु पथ और केंद्रीय बिंदु के प्रत्यय को किन्होंने प्रतिपादित किया है? तो यह है निकोलस हेनरी द्वारा। यानी कि निकोलस हेनरी ने कहा है कि लोक प्रशासन विषय में बौद्धिक विकास की समीक्षा के लिए किसने बिंदु पथ और केंद्रीय बिंदु का प्रत्यय प्रयोग किया है? हेनरी निकोलसन जो है निकोलस हेनरी ने कहा है कि लोक प्रशासन बौद्धिक विकास की समीक्षा के लिए बिंदु पथ और केंद्रीय बिंदु का प्रत्यय है। सन 1860 के दशक में नवीन लोक प्रशासन में हुए सम्मेलन के संरक्षण थे। क्या कहा गया? तो वाल्डो ने कहा है कि 1960 के दशक में जो नवीन लोक प्रशासन हुआ, इसका सम्मेलन किस लिए हुआ? सिर्फ संरक्षण के लिए। आगे देखते हैं लोक प्रशासन के महत्व से संबंधित यह बात किसने कहा था कि प्रशासनिक प्रक्रिया विश्वव्यापक है? तो हेनरी फ्योल। यानी कि उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है और इसलिए लोक प्रशासन के अध्ययन की खोज आधुनिक समय का अनिवार्य तत्व है। यानी कि वर्तमान परिदृश्य में लोक प्रशासन एक अनिवार्य तत्व के रूप में जाना जा सकता है। राजनीतिक और प्रशासन दोनों ही सरकार के व्यापार में व्यस्त रहते हैं। कहा गया है कि राजनीतिक और प्रशासन दोनों ही सरकार के व्यापार में व्यस्त रहते हैं और उनके मार्ग एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाते हैं। इस प्रकार का जो वक्तव्य है यह दिया है चैपमैन ने। यानी कि चैपमैन ने कहा है कि सरकार और जो प्रशासन है, यानी कि राजनीतिक और जो प्रशासन है, वह चूँकि अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और दोनों ही अपने काम को छोड़ के एक दूसरे के काम पर दखलंदाजी करते हैं। चैपमैन ने ये माना है।
नेक्स्ट है आप लोगों के लिए कि राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव से संबंधित विद्वान कौन नहीं है। तो यह कहा जाता है जेडी मिलेट कभी भी राजनीतिक प्रशासन का जो द्वैत भाव है उससे संबंधित नहीं रखते हैं। प्रबंधकवाद किसकी विशेषता है? तो कहा गया प्रशासन में, लोक प्रशासन में नवीन प्रशासन का विशेषता है प्रबंधकवाद, यानी कि नवीन लोक प्रशासन नवीन लोक प्रबंध को जन्म देती है। और यह प्रबंधकवाद किसकी विशेषता है? तो नवीन लोक प्रशासन की। पहले लोक प्रशासन सिर्फ प्रशासन से सीमित था, वहाँ पर प्रबंध का नहीं शामिल किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोक प्रशासन में प्रबंध को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का कि रिपब्लिक शासन से संबंधित पुस्तक किसकी है? रिपब्लिक शासन से संबंधित एक पुस्तक है, तो यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है दोस्तों प्लेटो के द्वारा। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ है उनकी रिपब्लिक, इसमें एक आदर्श राज्य का किस प्रकार से निर्माण होता है इसका उन्होंने अपना दार्शनिक आधार पर अपना वक्तव्य दिया है। और रिपब्लिक पुस्तक में ही उन्होंने प्रशासन के बारे में भी बहुत सारी बातें कही है। जैसे भारत में अर्थशास्त्र का रोल है, उसी प्रकार से प्लेटो का रिपब्लिक का रोल बहुत ज़्यादा है। यानी कि प्लेटो के अनुसार राज्य के सभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जब उसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी एवं स्वार्थहीन दार्शनिक शासकों के हाथ में होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि प्लेटो का कि जो भी राज्य में आदर्श प्रशासन तभी हो सकता है जब वहाँ के लोग, यानी कि शासन के योग्य लोग जो होंगे वह योग्य होंगे, कुशल होंगे, ज्ञानी होंगे और स्वार्थहीन दार्शनिक प्रकार के लोग होंगे। यानी कि प्लेटो के समय में एथेंस प्रजातंत्र, स्पार्टा सैनिक तंत्र तथा सिरक्यूज निरंकुश तंत्र के दुर्गुणों से पीड़ित थे। आप जानते हैं कि ये यूनान से संबंधित है और यूनान के दार्शनिक रहे हैं प्लेटो। और उस दौरान एथेंस, स्पार्टा और सिरक्यूज जो थे उसका दोनों सभी गुणों और दुर्गुणों से वे परस्पर जान रहे थे। शासक अज्ञानी, स्वार्थी और संकीर्ण बुद्धि के होते हैं। अगर शासक इस प्रकार के होंगे तो प्लेटो के अनुसार ज्ञानी एवं गुणी युक्ति ही शासन बनाया जाना चाहिए। यानी कि अज्ञानी और स्वार्थी शासकों की अपेक्षा प्लेटो के अनुसार ज्ञानी और गुणी व्यक्ति को शासक बनाया जाना चाहिए ताकि प्रशासन की सभी कार्य सही से चल सके। शासन शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में है? देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। शासन शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में है? क्योंकि शासन शब्द का उल्लेख जातक कथाओं में है। जातक कथाएं महाभारत का शांति पर्व, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ऐतरेय ब्राह्मण, शुक्राचार्य का नीतिसार, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में भी शासन के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जातक कथाओं में। शासन शब्द यूनानी क्रिया कुबेर नावों से लिया गया है, यानी कि जिसका अर्थ क्या है? परिचालन से है। और इसमें पहली बार प्लेटो को सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है, यानी कि प्लेटो का भी इसमें नाम सांकेतिक रूप से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शासन के प्रकारों में क्या शामिल किया जाता है? तो शासन के प्रकारों में परियोजना शासन को भी शामिल किया जाता है। चलिए देखते हैं परियोजना शासन क्या है। परियोजना शासन को एक प्रकार से कारपोरेट शासन, ई शासन या सूचना प्रौद्योगिकी का शासन या लोकतांत्रिक शासन या सुशासन या सहभागिता पूर्ण शासन या गैर लाभकारी शासन के रूप में भी जानते हैं। विश्व बैंक ने शासन के 3 विशिष्ट पहलुओं को प्रभावित किया है। यानी कि विश्व बैंक ने शासन के 3 विशिष्ट पहलुओं को परिभाषित किया है। क्या पहलू है इसका? पहला कि राजनीतिक सत्ता का प्रकार किस प्रकार का हो। दूसरा है कि विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का प्रबंधन हेतु सत्ता के प्रयोग की प्रक्रिया क्या हो। तीसरा है दोस्तों नीति निर्णय एवं क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रमों की संरचना हेतु सरकार की क्षमता किस प्रकार से है। इस प्रकार से सामान्य रूप से शासन 3 बड़े तरीके से होती है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहते हैं, यानी कि पीपीपी के नेटवर्क को शामिल कर दिया गया है इसमें। और बाजार प्रक्रियाओं के प्रयोग में, जहां सरकार के नियमों के अंतर्गत काम करते हुए बाजार की प्रतियोगी नीतियों के आधार पर संसाधनों का आवंटन हो। यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात यहाँ पर परियोजना शासन में की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों टाउन
टॉप डाउन पद्धति के माध्यम से भी, जिनके मुख्य रूप से सरकारें और राज्य के नौकरशाह शामिल होते हैं। टॉप डाउन पद्धति कौन सी समय अवधि में लोक प्रशासन में अंतर विषयी अध्ययन से संबंधित माना जाता है? ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। अंतर विषयी अध्ययन से संबंधित कब माने जाते हैं? तो यह है 1947 से लेकर 1970 का दौर, जब लोक प्रशासन का पहचान का संकट का दौर के रूप में माना जाता है। यही दौर है यहाँ पर। पहचान का संकट का दौर मुख्य रूप से ये भी प्रश्न बनते हैं, ये भी पूछे जाते हैं कि लोक प्रशासन में पहचान का संकट का दौर का काल कब से कब माना जाता है। तो दोस्तों, लोक प्रशासन में पहचान का संकट का दौर 1948 से 1970 के बीच में माने जाते हैं। इसमें क्या था, राजनीतिक प्रशासन विभाजन को नकारने के कारण पहचान का संकट खड़ा हो गया था। राजनीतिक प्रशासन के साथ जो विभाजन था उसके कारण, इस विभाजन के कारण कुछ विद्वान राजनीति की ओर लौट आए तथा कुछ प्रशासनिक विज्ञान की ओर, यानी कि यहाँ पर डिवाइड हो जाता है राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन को अलग करने का। इसी में जॉन एमगस तथा रॉस्की मार्टिन राजनीति की ओर लौट गए, जबकि हर्बर्ट साइमन की ओर चले गए लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के उदय और पहचान का संकट के निम्न प्रकार से परिवर्तित हुए। इसमें क्रिस ऑर्गेनिस, डगलस मैकग्रेगर, रेनिन्सन, लीकर्ट, बारन बेनिस तथा अन्य द्वारा समर्थित नव मानव संबंधी उपागम का उदय हुआ और इस प्रकार से तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है, ये तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ। रिंग्स ने परिवेशीय उपागम का भी अध्ययन किया और रिंग्स और बीडन द्वारा विकास की अवधारणा का भी इसी दौरान विकास हुआ। यानी कि विकास की अवधारणा, तुलनात्मक लोक प्रशासन। अब लोक प्रशासन उस प्रकार से नहीं रही, बल्कि लोक प्रशासन को तुलना के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। इसे परिवेशीय उपागम का अध्ययन भी रिंग्स ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। आगे है खास करके नव लोक प्रशासन के उदय के बारे में। तो नव लोक प्रशासन के उदय, इसका सबसे बड़ा वकालत किसने की है? तो विंसेंट ऑरमेन द्वारा लोक चयन उपागम की वकालत की है और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को सर्वाधिक समानता में प्रदर्शित किया है। निजी एवं लोक निगमों का व्यापारिक कार्यों में इन्होंने विचार किया है। दोस्तों, राजनीतिक चरित्र में ये सारी बातें हुई है और कहा गया है कि किसी सिद्धांत का विरोधी गैर प्रत्यक्षवादी पदानुक्रम विरोधी माना जाता है। यही है कि विकास प्रकाशन ये कहा जाता है। विकास प्रशासन कहता है कि किसी भी सिद्धांत का विरोधी और गैर प्रत्यक्षवादी पदानुक्रम विरोधी भी माना जा सकता है। नेक्स्ट बातें हैं दोस्तों, लोक प्रशासन के प्रभावी प्रतिमान किसका है? तो यह मैक्स वेबर का मॉडल है और मैक्स वेबर ने अपनी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें लिखी है, उन पुस्तकों के बारे में चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि इन पुस्तकों का रचना कब हुआ है यह पूछा जाता है। तो और पुस्तकों का नाम भी पूछा जाता है मैक्स वेबर के द्वारा। पहला पुस्तक है इन्होंने द प्रोटेस्ट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यह 1905 में लिखा हुआ। द रिलीजन ऑफ चाइना 1916 में लिखा हुआ है। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 में लिखा। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में। द सिटी 1921 में। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922। जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1927। मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंस 1941, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यह है 1927 की पुस्तक। इन पुस्तकों के बारे में ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसी भी प्रकार से इन पुस्तकों के नामों को आप लोगों को याद करना है, नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट, लोक प्रशासन का जो कार्य है यह निजी प्रशासन से विशेष रूप से भिन्न क्यों है, क्यों भिन्न हो जाता है? देखिए, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि सरकारी ऑफिस में जब आप कोई काम लेके जाते हैं तो कितनी तरह की परेशानियां होती है और तुरंत काम होने नहीं खोजता है, जिसका मुख्य कारण है लाल फीताशाही। तो इसी प्रश्न को पूछा गया है कि लोक प्रशासन अपने कार्य के लिए किस एक से निजी प्रशासन से विशेष रूप से भिन्न है? तो इसका आंसर होगा लाल फीताशाही, क्योंकि जब आप सरकारी ऑफिस में आप काम कराने जाते हैं तो ये फाइल अटकाने की जो प्रक्रिया है यही लाल फीताशाही के रूप में जाना जाता है।
कौन सा विद्वान व्यापक रूप से इसलिए जाना जाता है कि उसकी प्रकाशित पुस्तक से लोक प्रशासन के एक शैक्षिक विद्या शाखा के रूप में शैक्षिक मान्यता प्राप्त होने का आरंभ हुआ। तो लियोनार्डो डी वाइटर जो है उनका जो पुस्तक है उससे यह माना जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार ही कार्यकारी शाखा है के काम में शामिल होते हैं। तो लूथर गुलिक ने ये कहा है कि ऐसा किसने कहा है कि लोक प्रशासन केवल सरकार की कार्यकारी शाखा है, बल्कि सभी है। लूथर गुलिक ने अपने जो बात है उसको समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि अपने वास्तविक अर्थों में लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान का वह भाग है जो मुख्य रूप से सरकार के कार्यपालिका अंग से संबंधित है, जहां सरकार का कार्य मुख्य रूप से होता है तथा विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित समस्याएं भी इसमें शामिल होती है। यानी कि कुल मिला के इन्होंने कह दिया कि भाई सिर्फ सरकार नहीं है, बल्कि सरकार के अलावे भी कई तरह के जो चीज़ें हैं वो आपका लोक प्रशासन में आ जाता है। विचारकों में कौन लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानता, यह प्रश्न पूछे गए थे। तो रॉबर्ट डहल है जिन्होंने इसे लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं। रॉबर्ट डहल के अनुसार जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा, इसे विज्ञान बनाने का दावा केवल आधारहीन होगा। सही बात है, विज्ञान मुख्य रूप से तुलना पर आधारित होता है, क्योंकि बिना तुलना के विज्ञान की परिकल्पना नहीं होती है। जब तक आप टेस्टिंग नहीं होगा विज्ञान नहीं होगा। यानी कि प्रत्येक चीज़ का जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दूसरे वस्तुओं के साथ उसकी तुलना होनी चाहिए। किसने कहा है कि लोक कौन सी नवीन लोक प्रशासन की चिंता है? तो मूल्य परिवर्तन और प्रासंगिकता। नवीन लोक प्रशासन के सामने सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है मूल्य परिवर्तन और प्रासंगिकता। नेक्स्ट है वर्ष 1970 के बाद की अवधि में लोक प्रशासन की विशिष्टता क्या है? तो मूल्य उन्मुक्त है लोक प्रशासन की विशिष्टता, यानी कि खुला बाजार। किस वर्णन के सिद्धांत विरोधी, प्रत्यक्षवाद विरोधी और पदानुक्रम विरोधी के रूप में किया गया है? तो नव लोक प्रशासन के काल में लोक प्रशासन में लाल फीताशाही द्वारा अभिलक्षित होता है, जबकि निजी प्रशासन उसे स्वतंत्र होता है। यह कथन किसका है? तो हर्बर्ट साइमन। यानी कि हर्बर्ट साइमन पूरी तरह से निजी प्रशासन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। साइमन का कहना है कि लोक प्रशासन का अर्थ केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा से संबंधित है, लेकिन इन्होंने फिर भी निजी प्रशासन को ज़्यादा वैल्यू दिया है। ये लाल फीताशाही के कारण। राज्य सर्वव्यापी है, आज कोई भी भाग उससे अछूता नहीं है। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? तो वेलफेयर स्टेट की, यानी कि कल्याणकारी राज्य की। लोक कल्याणकारी उद्देश्य एवं लोकतंत्र का फैलाव, इन दो बातों पर प्रशासन के कार्यों एवं उसकी भारी वृद्धि की है। यह बातें जो है आपको ध्यान देने वाली है और इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग आज जो है यह क्लास यहाँ पर समाप्त करेंगे। और आपने आज जो देखा, खास करके परिभाषाओं को देखा, किन किन विद्वानों का क्या क्या मत है इस बारे में देखा, लूथर गुलिक का क्या मत है इस बारे में हमने पढ़ा, आपका वेबर का मॉडल क्या है, उनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावे हम लोगों ने जाना कि लोक प्रशासन का संकट काल या पहचान की संकट का काल कब था, तो 1948 से 70, इस बारे में समझा। साथ ही हम लोगों ने देखा कि आपका प्रशासन शब्द का आज से नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन काल से है। इसमें पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बातें हम लोगों ने कर ली। इसके अलावे जो प्राचीन ग्रंथों में जो उल्लेख है उन ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। दोस्तों, जो प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से पूछे जाते हैं, इस सीरीज का ये आज पहला वीडियो सार संग्रह के रूप में हमने आपके सामने रखा। और चूँकि आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इस कारण से आवाज़ भी भारी है, लेकिन एग्ज़ाम सामने है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का प्रश्नोत्तर कराना जरूरी था, जो कि आज मैंने करवाने का कोशिश किया हूँ। और लोक प्रशासन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर से आपको लीड रोल देगा। और लीडिंग करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर से अध्ययन करें। तो लोक प्रशासन आपको कैसा लगा, जो इसका क्वेश्चन आंसर है यह हमें कमेंट के माध्यम से डालें। और अगर इस प्रकार के वीडियो भी आप लोग पसंद करते हैं तो वो भी बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर लें, और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, जोहार दोस्तों, फिर मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियोज में।